हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और उस कुछ मूलभूत अवधारणा में से कुछ मूलभूत अवधारणाएं हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो किसके बारे में है बेटा। आज हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता, किस तरह से हम इसकी गणना कर सकते हैं, क्या क्या टर्म्स बोलकर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या क्या चीजें वो आपसे इस तरह के कंसेप्ट में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करेंगे बेटा, आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता बोल दे, द्रव्यमान प्रतिशत बोल दे, है ना, या द्रव्यमान संगठन बोल दे, है ना, संगठन। तो ये सब चीजें जो है वो क्या है बेटा, एक ही है ना। ये सब चीजें जो बातें की जा रही है, ये सब किसके लिए की जा रही है बेटा, ये एक ही चीजों के लिए बात की जा रही है। अब इसमें देखें कि क्या चीजें होती है। देखो, आप इस शब्द से तो परिचित हो कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है ना। हम किसी चीज का क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। तो हमें एक ऊपर चीजें जरूरत पड़ती है और एक नीचे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। और इंटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं किससे, 100 से, क्योंकि चीजें जो है वो प्रतिशतता में हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम में रिजल्ट का परसेंट निकालते हो तो टोटल कितने मार्क्स हैं, और ऊपर आपको क्या होगा, कितने मार्क्स आए हैं, और मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से। क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 100 से। तो चीजें जो है वो क्या आ गए, आपकी परसेंट निकल के आ गए आपके, है ना। तो ऐसे ही अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें मॉलिक्यूल में चीजें निकालनी है। किसमें निकालेंगे हम, मॉलिक्यूल में। तो पहली चीज मैं ये बोल रहा हूं कि यह जो द्रव्यमान प्रतिशतता है ये किसके गुण है। तो ये आप हमेशा कैलकुलेट करेंगे किसमें, अणु या फिर यौगिक में। ठीक है, ऐसी चीजें जो है वो हमेशा हम गणना करेंगे किसमें बेटा, या तो अणु होंगे या फिर जो है वो क्या होंगे, यौगिक। तो अणु या यौगिक में ही हम गणना करेंगे इसकी। तो इसका क्या मतलब है, देखें आगे समझ में आ जाएगा। देखो, अब अगर मैं मास परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करूं, जैसे जैसे आपके पास में एक अणु है, कौन सा, ग्लूकोज ले लिया मैंने, C6 ले लिया है, H12 ले लिया है, और ले लिया है O6। C6 ले लिया, H12 ले लिया, और ले लिया है कितना, एक ऑक्सीजन भी 6। अब देखो अगर मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता चाहिए तो मैं इन सबका क्या देखूं, द्रव्यमान देखूं। अब द्रव्यमान हमने स्टोइचियोमेट्री से पहले मोल कंसेप्ट वाली चीजों में लिखना सीखा था द्रव्यमान। अरे हाँ या ना, द्रव्यमान लिखना सीखा था हमने किसमें, द्रव्यमान लिखना सीखा था हमने। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कि ये मेरे पास में ग्लूकोज जो है, कितना मोल ले लूं मैं, 1 मोल ले लूं। ठीक है, देखना आप ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सारी चीजें ग्लूकोज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो मैंने बोला कि मेरे पास में 1 मोल है, किसका 1 मोल है, C6H12O6 का, ग्लूकोज का 1 मोल है भाई। अगर ग्लूकोज का 1 मोल है तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ग्लूकोज के 1 मोल में कार्बन के कितने मोल हैं, बताओ ग्लूकोज के 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 6 मोल तो हमें दिख रहे हैं किसके, कार्बन के, प्लस 12 मोल सर हमें दिख रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के। तो 12 मोल कौन हो गए, हाइड्रोजन। और सर हमें 6 मोल दिख रहे हैं किसके, ऑक्सीजन के भी। इतने मोल हो गए तब कोई जाके आप उसके किसके बारे में बात कर रहे हो, एक मोल के बारे में बात कर पा रहे हो। अच्छा, तो 1 मोल का मतलब क्या, इसका अणुभार लिख सकता हूं मैं, 180 ग्राम। 180 ग्राम क्या मैं ग्लूकोज लिख सकता हूं माय डियर। और अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज लिख सकता हूं, तो इन सबको अगर मैं किस में लिखना शुरू करूं, ग्राम में।
तो क्या लिखोगे आप, बताओ फटाफट फटाफट बताओ भाई। आप लिखोगे इसको 6 गुणित कितना कर दूंगा मैं 12, इतने ग्राम जो है वो कौन हो गया, कार्बन हो गया कि नहीं, क्योंकि एक का मोल का, तो एक का मोल किसका, कार्बन का, तो कार्बन का मोलर मास ही तो उसी के मोल के मास में लिख सकता हूं या नहीं। तो ये हो गया 12 गुणित 1, ये कितने हो गए, 12 गुणित 1 ग्राम किसके हो गए बेटा, हाइड्रोजन के, और 6 गुणित 16 ग्राम किसके हो गए हैं, ऑक्सीजन के। लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए आपको। तो इतना अगर आप लिख पा रहे हो तो क्या चीजें हो गई। अब आपको मान लो निकालने के लिए दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए निकालने के लिए, आप देख लो सारी चीजें सम आ रही है। तो अगर मुझे परसेंट निकालना है किसका, ग्लूकोज का मान लो, ठीक है। अब परसेंट में निकालूंगा किसका, या तो मैं निकालूंगा कार्बन का, या मैं निकालूंगा हाइड्रोजन का, या मैं निकालूंगा किसका बेटा, ऑक्सीजन का। देखो एग्जाम में अगर आप परसेंट निकालोगे तो एक किसी सब्जेक्ट के भी जैसे परसेंट निकाल सकते हो, और ओवरऑल निकालना है तो ओवरऑल के भी निकाल सकते हो, बट एक परसेंट एक सब्जेक्ट का निकालना है आपको। अगर एक सब्जेक्ट का निकालना है, इसका मतलब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो इस मॉलिक्यूल में मैं क्या करूंगा, किसी एक परमाणु, किसी एक तत्व की चीजें हैं, उसी का क्या निकालूंगा मैं, परसेंट निकालूंगा। इसीलिए हमने बोला कि ये किसमें ऑब्जर्व करेंगे बेटा हम हमेशा, अणु या फिर यौगिक में, क्योंकि एक तत्व का तो निकालोगे नहीं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया एक ऑक्सीजन ही है तो वो तो 100% हो गया, उसका क्या परसेंट निकाल लोगे भाई तुम। अगर एक तत्व है और वो भी एक ही प्रेजेंट है तो वो तो 100% ही हो गया ना उसका। मैं मतलब ये बोल रहा हूं कि इस ग्लूकोज के अणु के निर्माण में कार्बन का कितना प्रतिशत योगदान है, ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत योगदान है, हाइड्रोजन का कितने प्रतिशत योगदान है। लेकिन बस मुझे वो योगदान किसमें देखना है, द्रव्यमान में योगदान देखना है, ठीक है। किसमें देखना है बेटा, मुझे द्रव्यमान में योगदान देखना है। तो उसको हम बोल देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अगर हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकालें किसकी, कार्बन की, ठीक है। तो अगर हम कार्बन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालें किसमें, ग्लूकोज में, बताओ क्या होना चाहिए, किसमें निकालना चाह रहे हैं हम, ग्लूकोज में। तो अभी हमने बोला था कि परसेंट है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 100 से। तो यहां मुझे क्या देखना पड़ेगा, यहां मुझे देखना पड़ेगा मास किसका, द्रव्यमान ले लूं मैं, टोटल द्रव्यमान ले लूं, किसका ले लूंगा बेटा, अगर मैं द्रव्यमान प्रतिशतता कार्बन की निकाल रहा हूं तो द्रव्यमान किसका लूंगा मैं, कार्बन का। द्रव्यमान भी किसका लेंगे बेटा, हम कार्बन का द्रव्यमान लेंगे। तो यहां पर हमने लिखा कार्बन का द्रव्यमान। अब देखो डिवाइड किससे कर दूं मैं, डिवाइड तो क्या है कि पूरा अणु में से मैं देखूंगा ना कि कार्बन कितना है, और पूरा अणु तो हमारा क्या है बेटा, ग्लूकोज है। मतलब हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का द्रव्यमान, क्या बोलूंगा बेटा मैं यहाँ पर, ग्लूकोज का क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। और परसेंट वाली चीजें हैं तो गुणा कर दूं कितने से, 100 से। परसेंट वाली चीजें हैं तो गुणा कर दूं कितने से, 100 से। चलो और इसको खोले अब अगर मैं बोलूं कि कार्बन का कुल द्रव्यमान, तो कार्बन का कुल द्रव्यमान आपको कितना दिख रहा है, 6 गुणित 12 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कार्बन का कुल द्रव्यमान जो है वो क्या लिखा हमने, 6 गुणित 12। 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 6 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन की संख्या को, किसमें, ग्लूकोज। और अगर किसी परमाणु की संख्या उस अणु में क्या कहलाती है, परमाणुकता। किसी परमाणु की संख्या उस अणु में क्या कहलाएगी, परमाणुकता। या अगर मैं पूछूं ग्लूकोज में कितने परमाणु है कार्बन के, तो आप कितने बोलोगे, 6 कार्बन के परमाणु है सर। मतलब ग्लूकोज के लिए परमाणुकता कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर उसी के द्रव्यमान से गुणा कर दे, हम यही बोल सकते हैं। तो अगर मुझे कार्बन का द्रव्यमान निकालना है तो मैं क्या करा, या हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे उसकी परमाणुकता। हम क्या करेंगे, उसकी परमाणुकता, या ग्लूकोज के लिए तो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो क्या आएगा हमारा, 6 गुणित एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 180 से डिवाइड कर दूं और गुणा कर दूंगा किसने, 100 से।
तो ये मेरे पास द्रव्यमान प्रतिशतता आ जाएगी किसकी, कार्बन की। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसमें आप क्या निकाल सकते हैं, कार्बन की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो ये चीजें ही हो गई। तो इसी को अब मैं क्या लिख देता हूं बेटा, फॉर्मूले के रूप में लिख देता हूं, है ना। इसी को अब हम क्या लिख लेते हैं बेटा, फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, है ना। तो जनरल अगर मुझे इसका सामान्य फॉर्मूला बनाना हो तो कैसा रहेगा, है ना। जनरल कैटेगरी वाला ना, जनरल क्या बना लूं इसका फॉर्मूला। सामान्य अगर मुझे इसका सूत्र बनाना है, चलो तो क्या करूंगा मैं, सामान्य अगर मुझे इसका क्या बनाना है बेटा, सूत्र, तो कैसे लिखूंगा मैं। किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लो आप। क्या बोलूंगा बेटा मैं, किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशतता अगर आपको निकालना है तो हमने लिखा किसी भी तत्व का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब देखो जो ऊपर आपने करा वैसा का वैसे ही करते जाते हैं। तो एक तो क्या हो गया, उस तत्व की परमाणुकता देख लो, ध्यान रखे उसी तत्व की, हाँ उस तत्व की क्या देख लो आप बेटा, परमाणुकता, मतलब परमाणु की संख्या देख लो, गुणित क्या करेंगे हम उसमें, परमाणु भार, गुणित क्या कर देंगे बेटा हम इसमें, परमाणु भार, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, पूरे ग्लूकोज का अणुभार हो गया फिर तो पूरे ग्लूकोज का क्या हो गया, अणुभार हो गया। तो मोलर द्रव्यमान आएगा किसका बेटा, अणु का। तो हम बोलेंगे अणु का मोलर द्रव्यमान। और चीजें परसेंट में निकाल रहे हैं तो गुणा भी कर दीजिए, कितने से गुणा कर दीजिएगा, आपको इससे गुणा कर दीजिए, किससे, 100 से। तो ये आ गया आपके पास में क्या, ये आपके पास में आ गया बेटा एक सूत्र जिसकी सहायता से आप चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो गई कि कुछ और भी जानना है तो जानने की कोशिश करते हैं हम। देखिए अगर किसी भी अणु में परमाणु की संख्या कितनी हो जाए, एक हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि परमाणु की संख्या जो है वो क्या हो, एक हो, यदि परमाणु की संख्या एक हो का मतलब क्या हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं कि सबसे कम द्रव्यमान यही कहलाएगा। अरे कोई भी अणु मिला है तो सबसे कम उस अणु के निर्माण में कितने परमाणु रखूंगा मैं, एक ही तो रखूंगा। मतलब अणु का द्रव्यमान, मतलब क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, अणु का द्रव्यमान क्या सबसे कम आ जाएगा अगर परमाणु की संख्या एक हो गई तो। बोल, अगर अणु में परमाणु की संख्या एक है और एक से कम तो रख नहीं पाऊंगा क्योंकि फिर अरस समीकरण मिति आ जाएगी ना, 0 पॉइंट वाली में। तो कम से कम अगर मुझे किसी अणु के निर्माण में करना हो तो उसमें परमाणु की संख्या कम से कम एक रखेंगे। और अगर सबसे कम रख रहा हूं तो क्या परमाणु द्रव्यमान भी तो सबसे कम आएगा, न्यूनतम आएगा, सबसे कम आएगा, क्या आएगा बेटा, न्यूनतम आएगा। तो इस तरह के द्रव्यमान को हम क्या बोल देते हैं, इस तरह के द्रव्यमान को हम क्या बोल देते हैं, न्यूनतम अणुभार बोल देते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह की चीजों को हम न्यूनतम क्या बोल देते हैं, अणुभार। अब न्यूनतम अणुभार हो गया तो भी ध्यान रखें कि आपको परमाणु की संख्या दे दी है उसने कितनी, एक। तो यदि परमाणु की संख्या कितनी हो, एक हो, और अगर एक है तो फिर आप उसको अणु का मोलर द्रव्यमान न बोलते हुए क्या बोल सकते हैं, न्यूनतम अणुभार। मतलब देखो अगर आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोल दे, देखो यहाँ क्या क्या निकाल सकते हो आप, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हो, आप परमाणुकता निकाल सकते हो, आप किसी परमाणु का भार निकाल सकते हो, आप अणु का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, आप अणु का मोलर का न्यूनतम अणुभार भी निकाल सकते हो। इतनी सारी चीजें जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर वो बोल दे कि न्यूनतम अणुभार ज्ञात कीजिए, अगर यहाँ पे बोल दे कि ये पूरे मोलर द्रव्यमान की जगह अणु का भार जो है वो कौन सा निकालना है तुमको, सबसे कम वाला, न्यूनतम अणुभार ज्ञात कीजिए, तो मतलब आप उसने आपको क्या दे दी बेटा, परमाणुकता दे दी। क्योंकि परमाणु की संख्या अगर एक है तो उसी की परमाणुकता वाले तत्वों को ही हम क्या बोल देंगे, न्यूनतम अणुभार वाला तत्व मिल जाएगा, परमाणु अणु मिलेगा आपको, ठीक है।
क्या होगा बेटा, बहुत ही कम, सबसे न्यूनतम वाला ही चीजें जो है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अगर परमाणु की संख्या एक है तो फिर उस केस में अणुभार को ही ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, तो उस केस में न्यूनतम अणुभार कहलाएगा कौन, आपका अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है भाई, तो जो अणु का भार है वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका न्यूनतम अणु भार कहलाएगा। ठीक है, ये किसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है बेटा आपका केनिज़ारो का। ठीक है, चलिए, नहीं तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें और इसी से चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ग्लूकोज में मौजूद प्रत्येक तत्व की प्रतिशत संरचना ज्ञात कीजिए, संगठन ज्ञात कीजिए, है ना, प्रतिशत संरचना ज्ञात कीजिए। क्या है ये सब चीजें बेटा, आपका क्या निकालना है आपको, मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशतता बोल सकते हैं या प्रतिशत संगठन बोल सकते हैं ना, संरचना कुछ नहीं होता है बेटा, है ना, क्या नहीं होता है, संरचना कुछ भी नहीं होती है। चलो क्या करूंगा मैं, तो पहले मुझे ग्लूकोज का क्या चाहिए, अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार निकाल लो, है ना, ये तो पता ही होगा भाई, बहुत सारे निकाल चुके होंगे अब तक। तो ग्लूकोज का अणुभार मोलर मास जो है वो कितना आ जाता है, तो सर ग्लूकोज का अणुभार आ जाता है 180, है ना, ग्लूकोज का अणुभार जो है वो कितना आ गया बेटा, 180 आ गया, अभी भी लिखा था हमने। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक तत्व का, तो ग्लूकोज में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है ग्लूकोज में, अगर देखें हम, ये परसेंटेज तो भूल जाइए अभी, है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन थोड़ी ना सही है, कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रत्येक तत्व, अपन तो सभी की निकाल लेते हैं। चलो, तो अगर मुझे द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है किसका, कार्बन का, द्रव्यमान प्रतिशतता किसकी निकाल रहा हूं बेटा मैं, कार्बन के लिए, तो ग्लूकोज में किससे बात करूंगा मैं, कार्बन से बात करूंगा। कार्बन की संख्या जो है वो कितनी हो गई बेटा, 6, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 12, और ग्लूकोज का हो गया कितना, 180, गुणित कर दिया मैंने कितने से, 100। क्या यही सही लिखा है बेटा, है ना, यही सही होगा, 6 गुणित 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 180। चलिए काटा पीटी कर लीजिए, क्या कर लीजिए भैया जी, काटा पीटी, ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसल, और ये क्षेत्रीय 18 हो गया, और 3 चौक कितने हो गए, 12, मतलब ये प्रतिशत आ गया आपका कितना बेटा, 40% आ चुका है ग्लूकोज के, कार्बन का द्रव्यमान जो है वो 40% प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करना है मित्रों, तो द्रव्यमान प्रतिशतता किसकी, एक तो ग्लूकोज है, कार्बन है ग्लूकोज में, और एक हाइड्रोजन भी तो है, तो हाइड्रोजन का लिखेंगे हम क्या बोलो भाई, हाइड्रोजन के एक अणु गुणित परमाणुकता कितनी है उसके पास में, ग्लूकोज, हाइड्रोजन कितने बेटा, 12 है, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 180, और गुणित कितना हो गया बेटा, 100 हो गया 0 से 0 काट दो, ये 6 दूनी कितना हो गया, 12, और ये 6 3 कितना हो गया, 18, ये 20 बटे कितना आ गया, 3, है ना, ये कितना आ गया बेटा, 20 बटे 3, और ये हो जाएगा 3 छंग की 18, 3 छंग की 18, 3 छंग की 18, इतना होगा। चलो नेक्स्ट, और किसका है बच्चा है आपके पास में, तो और आप द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता, कार्बन, हाइड्रोजन, और कौन बच गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितने हैं, 6 है, और एक ऑक्सीजन का द्रव अणुभार, परमाणु भार कितना, 16, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बेटा, 180, गुणा कर दिया मैंने कितने का, 100 का, ये 0 से ये 0 काट दिया, 6 3 18, ये हो गया 160 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 160 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, 3, काट दो इसको, काट दोगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, एक बचा तो 3 3 जा 9, फिर एक बचा 3 3 जा 9, फिर एक बचा 3 3 जा 9, चलते जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे देखूं कि मेरा किया हुआ आंसर जो आया वो सही है या ही नहीं, तो आप क्या निकाल रहे हो, ध्यान दो, आप क्या निकाल रहे हो बेटा, परसेंट निकाल रहे हो, परसेंट में अधिकतम कितना होगा रे, कितना हो जाएगा मैक्सिमम परसेंट, 100 से ज्यादा तो होगा नहीं ना, तो आप इन सभी को सम करके देख लो, अगर अप्रोक्सीमेट 100% आ रहा है मतलब आपने जो कैलकुलेट किया है वो सही है,
अगर 100% आ रहा है तो फिर आपने जो कैलकुलेट किया है बेटा वो सब कुछ क्या है, सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 100 के करीब आएगा भी सही है ना। चलो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप ही को करना है माय डियर, आप ही को सॉल्व करके देखना है कि आखिर इसका आंसर क्या आ सकता है। चलो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए क्या कर ले बेटा, सॉल्व कर ले इसको। हाँ भाई, ये न्यूनतम है ना, ये क्या बोल रहा है बेटा, ये न्यूनतम है। अच्छा न्यूनतम आ गया तो काम की चीज आ गई, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान आ गया है। क्या आ गया है, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान आ चुका है आपके पास में। चलो एक कार्बोहाइड्रेट में द्रव्यमान के हिसाब से कार्बन का प्रतिशत दिया है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या निकालना है बेटा, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हमने क्या पता चल गया यहाँ से कि हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है बेटा, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। और अगर आपको न्यूनतम आणविक द्रव्यमान बोल दिया है, इसका मतलब उसने आपको परमाणुकता दे दी है भाई, इसका मतलब उसने आपको क्या दे दी है, परमाणुकता दे दी है, परमाणु की संख्या दे दी है, और वो भी कितनी है, एक। वो भी कितनी है बेटा, एक परमाणु की संख्या दे दी है। अब देखो ऊपर वाली सब चीजें तो सेम थी, तो कार्बन का परसेंट दिया है तो सब किसका लिखूंगा, कार्बन का ही तो लिखूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज लिखूंगे बेटा, किसका, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशतता, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता कार्बन की, तो इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा मैं, कार्बन की ही क्या लिखूंगा, परमाणु की संख्या, या हम बोल सकते हैं क्या, परमाणुकता गुणित परमाणु का भार लिखूंगा। क्या लिखूंगा, परमाणु का भार डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा, अणु भार। ठीक है, या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अणु का क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे बेटवा, 100 से करोगे। चल देखो क्या दिया है, कार्बन का द्रव्यमान दिया है प्रतिशतता 0.012, इतना दिया है। परमाणुकता कितनी हो गई हमारे पास में, एक हो गई। और परमाणु भार कार्बन का नहीं पता है क्या, और अणु का द्रव्यमान मतलब न्यूनतम, मतलब क्या निकालना है बेटा आपको, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान ही तो निकालना है, और गुणित कर दीजिए कितने का, 100 का। तो इसको यहाँ ले आओ भैया, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका न्यूनतम आणविक द्रव्यमान बराबर, ये हो गया 12 गुणित डिवाइडेड बाय 0.012। चलो पॉइंट हटा दो, कितनी जीरो लगी, 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 0 और आ गया। तो फिर ये 12 से 12 क्या हो गया, कैंसल हो गया है। तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 इतने ग्राम आएगा, है ना। हाँ, या इसको क्या लिख सकते हो, 10⁵ भी तो लिख सकते हो। मतलब आपका आंसर आ रहा होगा कौन सा बेटा, सी आंसर आ रहा होगा। आ रहा, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलो आ रहा है तो नेक्स्ट और करने की कोशिश कीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो किस हिसाब से क्या आएगा आंसर। चलो कर लिया होगा मेरे ख्याल से तो सॉल्व, और अगर आपने अब सॉल्व कर ही लिया है तो अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। चलो वो बोल रहा है कि एक यौगिक में हीमोग्लोबिन जैसी संरचना, हीमोग्लोबिन की संरचना आपको तो पता ही होगा, बहुत बड़ी, और इसमें 30 एफपी होता है, इसमें कितना होता है, 30 एफपी होता है।
और इसमें 5.6% Fe होता है। ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें 30 Fe होता है और इसमें 5.6% Fe, परसेंट वहां दिया है तो इसको आप भूल जाओ बेटा ना, ये भूल जाओ। वो कहना चाह रहा होगा कि इसमें Fe होता है और Fe भी कितना है, 5.6% है। तो इसका अनुमानित आणविक द्रव्यमान निकालना है आपको, ठीक है। अनुमानित क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना ही। अब अगर आप इसमें देखिए तो आपको क्या निकालना है, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन में कौन उपस्थित होता है, आयरन उपस्थित होता है। और उस आयरन में क्या है, तो ये एक होगा ना 1 Fe, क्योंकि एटोमिसिटी देगा वो। तो ये कितना बोल रहा है बेटा, वो 1 Fe होता है और इसमें 5.6% Fe है। तो इसका क्या निकालना है, अनुमानिक आणविक भार। चलो तो हम क्या लिखेंगे कि आयरन का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालूंगा मैं। ये हमने लिखा आयरन का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा यार भाई, परमाणुकता लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बताओ। तो ये हमने लिखा किसको, परमाणुकता को, गुणित क्या लिखूंगा, परमाणु का भार द्रव्यमान। तो परमाणु क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, गुणित कितने से कर दूंगा, 100 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका, इसमें आणविक भार निकल के आ जाएगा। चलो भाई ये ध्यान रखें, ये ऊपर वाली चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब एक ही तत्व के लिए यूज होती है ना। ऊपर वाली चीजें सब किसके लिए होती है बेटा, एक ही के लिए। तो जिसका दिया है उसी के अकॉर्डिंग रख दो, देखते हैं, ठीक है। तो 5 दशमलव कितना है, 6, कितना है बेटा, 5.6। इसके बाद परमाणुकता कितनी है, मान ली हमने 1, गुणित परसेंट दे दिया, और आयरन का भार भी कितना होता है परमाणु का, 56, डिवाइडेड बाय आणविक भार हमें क्या करना है, निकालना है, और गुणा कर दो कितने से बेटा, 100 से, है ना। गुणा कर दो आप कितने से बेटा, 100 से गुणा कर दो, है ना। 5.6 और ये कितना है, 56 है। चलो तो यहां से अगर हम निकालें किसको, आणविक भार को, तो ये हो गया 56 गुणित कितना हो गया बेटा, 100, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5.6, पॉइंट हटाया तो ये कितना हो गया, 0। ये 56 से 56 कट गए, मतलब इसका आणविक भार जो है वो कितना आ गया है, 1000 आ रहा है। तो इसका आणविक भार जो है वो कितना आ रहा है बेटा, 1000। 1000 क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बेटा। ये देख लिया, आ गया होगा आपका। क्या बोल रहा चाह रहा है वो, मोनोवेलेंट धातु है, मतलब संयोजकता जो है वो उस धातु की कितनी है, 1 है। एक संयोजी धातु M है और उसका कार्बोनेट बनाया उसने, तो क्या बन रहा है, Na2CO3। जैसे Na2CO3 नहीं बनता, वह अगर सोडियम है तो सोडियम की संयोजकता जो है वो कितनी है, 1 है। तो एक संयोजकता है तो CO3 दो जुड़ेंगे, मतलब NO2CO3, है ना। CO3 से कितने जुड़ेंगे, 2 NO जुड़ेंगे। फिर वो बोल रहा है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशतता जो है वो कितना है, 48% है। तो धातु का परमाणु परमाणु द्रव्यमान निकालना, वो ऊपर वाली चीजें आ गई, देख लो क्या आ गई, ऊपर वाली चीजें आ गई। लेकिन हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो ठीक है, लेकिन अणु का द्रव्यमान भी तो नहीं पता है ना। हमें क्या नहीं पता बेटा, अणु का द्रव्यमान भी तो नहीं पता है, क्या कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास मेटल कार्बोनेट है, तो हम बोल सकते हैं M2, और ये क्या हो गया, CO3। अब अगर मैं इसका द्रव्यमान निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं इसका द्रव्यमान निकालूं तो क्या करूंगा मैं, 2m लिख दूं, क्योंकि इसका तो पता नहीं हमें, प्लस कार्बन का कितना हो गया बेटा, 12, एक ऑक्सीजन का कितना हो गया बेटा, 16, गुणित कितना हो गया, 3। तो ये हो गया 48, और 2 कितना हो गया बेटा, 50। 50 और 10 कितना हो जाएगा, ये 60। मतलब आप लिख सकते हो 2m प्लस कितना हो गया, ये 60। इतना तो लिख सकता हूं मैं, 2m प्लस क्या लिख सकता हूं मैं, 60 लिख सकता हूं। ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया बेटा, इसका मान लिया क्या, निकाल लिया क्या, द्रव्यमान है ना।
आणविक द्रव्यमान या अणु का क्या आ गया बेटा हमारे पास में, द्रव्यमान आ चुका है। चलो अब फॉर्मूला लगा दो सीधे। तो ऊपर चीजें जो है वो किसकी दी है, ऑक्सीजन की। मतलब आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन का क्या लिखोगे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, जिसकी वैल्यू गिवन है उसी का लिख दो। हाँ बराबर क्या लिखूं बोलो, कि ऑक्सीजन तो हमें दिख रहा है 3 है ना, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई 3। एक ऑक्सीजन के परमाणु का भार कितना हो गया 16, है ना। और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकता हूँ 2m प्लस 60 इंटू कितना हो गया 100। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशतता भी आपको दिया है कितना 48%। ये आ गया कितना आपका बेटा 48। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, है ना। ये 0 से ये क्या हो गया 0, और ये 3 2 जा 3 3 जा, तो 3 2 जा 6। और इस 2 से अगर हम इसको भी काट दें तो ये आ गया आपके पास में कितना 8। तो 48 इक्वल्स टू हो गया 8 इंटू कितना है 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 2m हो गया। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी, m की। अगर m पता चल गया तो ये धातु का परमाणु द्रव्यमान आ गया हमारे पास में, है ना, क्योंकि वही तो हमने क्या माना है, m मान लिया ना। चल तो इसको इस साइड लिया है 2m को, ये हो गया 3 इंटू कितना हो गया 16, 2m प्लस कितना हो गया 60 इंटू कितना हो गया 100। जीरो से क्या हो गई बेटा, जीरो कैंसिल, 3 2 जा कितना हो गया 6, 2 से इसको काट दिया तो ये कितना हो गया 8। तो 2m हो गया, है ना। और ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो गया आपका 48, है ना। ये कितना हो गया 48। अब क्या करें, अब इसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसको अब आपको क्या करना है, कैंसिल ही करना है सारी चीजें। अगर आप कैंसिल करोगे तो बाकी सारी चीजें जो है वो आसानी से आ जाएगी। हमें वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, m की वैल्यू चाहिए, है ना। m की वैल्यू चाहिए तो इस 2m को इस साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा क्या बेटा 2m इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 48 हो गया, है ना। डिवाइडेड बाय कितना हो गया 48। अगर आप इसको 2 से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा कितना बेटा 24। ठीक है, ये कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 24। और अगर आप इसको सोल्व करो ये आ जाएगा कितना 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 12, है ना। 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, या रुको एकदम और इजी करते हैं, अब और इजी करते हैं, क्योंकि ये तो हो ही रहा है ना हमारे पास 48, और ये 16 3 भी कितना हो जाएगा बेटा 48 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, तो 2m प्लस कितना हो गया 60, है ना, इंटू जो है वो कितना हो गया 100। ये आप कटपीट कर दिया हमने, कटपीट होगा ही नहीं ना, प्लस वाली चीजें, रुको रुको। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर क्या लिख दूंगा मैं, या ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, है ना। ऑक्सीजन का क्या लिखूंगा बेटा मैं, परमाणुकता, है ना, गुणित क्या आ जाएगा उसका, परमाणु का द्रव्यमान, गुणित कितना हो गया बेटा 100, गुणित कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका अणु का द्रव्यमान। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया अणु द्रव्यमान। तो ये आ गया आपके पास में 48, और ये 3 इंटू कितना हो गया बेटा 60। ये हमने लिखा था 2m प्लस कितना हो गया 60, और इंटू हो गया कितना 100। ये कटेगा नहीं क्योंकि ये चीजें जो है वो किस में बेटा, प्लस में ना, गलत हो गया था। ठीक है, अब ये देखो ये 16 दूनी 32 और तिया कितना हो गया 48, तो इन दोनों को तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या हो गए बेटा, ये कैंसिल, ये चाहिए। अब इस पूरे को इस साइड लिया होगा, तो ये बन गया हमारे पास में क्या 2m प्लस 60 इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 100 आ गया, है ना। अब हमें वैल्यू चाहिए m की, तो m वाली टर्म्स को एक साथ रख लो इधर। तो ये 100 और इस 60 को इस साइड ला रहा हूँ, तो ये माइनस का कितना हो गया बेटा 60, तो यहाँ से माइनस किया तो कितना बचा 40। तो m डिवाइड, तो 2 जो है वो कहाँ ले आओ डिवाइड में, मतलब आंसर आ गया आपके पास में कितना 20। तो सही आंसर होगा बेटा इसका कौन सा, ए होगा 20 होगा। ठीक है, चलिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन
सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए करने की। क्या करना है, इसी को आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। है ना, उसी के जैसा है, सेम टू सेम रख लीजिए आप। तो आप क्या करोगे, Na2SO4.XH2O। मैं आपको समझ दे रहा हूं तो आप उतनी देर में पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया है ना, क्योंकि वो उसी के लिए रहता है। चलिए, अब आप द्रव्यमान निकाल लिए। 2 सोडियम है और एक सोडियम का कितना होता है बेटा 23, एक सल्फर है कितना 32, और 4 जो है वो कितने हो गए ऑक्सीजन। प्लस हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू, तो एक्स पता ही नहीं हमें, और अगर एक्स पता नहीं है तो उसको एज इट इज रख दो। मतलब आप बोल सकते हो एक्स प्लस कितना लिख दो बेटा 18 लिख दूं, क्योंकि एक H2O का द्रव्यमान कितना होगा, एक H2O का द्रव्यमान कितना होगा 18 होगा। कितना द्रव्यमान होगा बेटा 18 होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया आपके पास में 46, 32 और 16 चौक 64, 64। ठीक है, ये आ रहा है। तो ओवरऑल ये लगभग आ रहा है आपका 1, कितना आ रहा है 142 प्लस एक्स प्लस कितना है बेटा 18 है। ठीक है, 142 प्लस ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 18 इंटू एक्स। तो प्लस में मैं क्या लिख दूं बेटा 18x लिख दूं। चलो अब बाकी तो सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से। अब तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, परसेंट दिया है कि XH2O का द्रव्यमान प्रतिशतता कितना है 50%, और उसी की सारी चीजें गिवन होगी फिर आपको, है ना। मतलब आप क्या निकालोगे, यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशतता लिखेंगे हम, है ना। किसकी लिखेंगे बेटा, जल की, H2O की। तो H2O के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या लिखेंगे हम, H2O के परमाणु की संख्या, वही तो हमें निकालना है। तो वो कितनी मान ली हमने, एक्स, वो कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली, गुणित परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, पूरा H2O लिख दिया मैंने इस बार, एक परमाणु का नहीं लिखा मैंने, पूरा H2O लिख दिया, क्योंकि एक्स जो है वो H2O की संख्या ही तो रिप्रेजेंट करेगी। एक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, उसकी पूरी संख्या ही तो रिप्रेजेंट करेगी। तो एक्स इंटू कितना लिख दिया हमने 18। ठीक है, गुणित में कितना हो गया बेटा 100, और पूरे का द्रव्यमान हो गया 142 प्लस कितना आ गया था आपके पास में 18x। ठीक है, और द्रव्यमान दिया आपको कितना 50। तो ये 50 इक्वल टू हो गया 18x लिख दो ऊपर, डिवाइडेड बाय, ये हो गया कितना बेटा 18x, डिवाइडेड बाय हो गया 142 प्लस 18x। ठीक है, इंटू कितना हो गया 100 से, ये 50 को तो काटो इधर से, ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। इस पूरे को इस साइड लिया, तो ये लिया है आप किसमें 142 प्लस कितना हो गया बेटा 18x इक्वल टू, ये हो गया कितना 18x इंटू कितने से कर दो बेटा 2 से। तो 2 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 18 दूनी कितना हो गया, ये 36x। ये आ गया आपके पास में कितना 36x। चलो हमें तो वैल्यू निकालना है एक्स की, तो एक्स वाली सब चीजों को एक साइड रख दो। तो यहाँ रख दूंगा मैं 142, और इस साइड में क्या है बेटा 36x। तो इसको इधर लाऊंगा तो ये किस में हो गया 18x, LHS से कहाँ ले गए हम, RHS से। तो यहाँ कितना बचा, ये आ गया आपके पास में कितना 18x, और ये हो गया कितना बेटा 142। यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो बेटा किसकी, x की। तो 18 को कहाँ भेज दो, डिवाइड में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय कितना 18, है ना। तो ये आएगा लगभग कितना 7 पॉइंट के अराउंड ऑफ जाएगा। तो आप अप्रोक्सीमेट 8 को टिक कर सकते हो। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट किसको टिक कर सकते हो बेटा, 8 को टिक कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट आएगा ना, ये क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेट आएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर हम इस परसेंटेज से जो जो पूछ सकता था वो सारे क्वेश्चंस हम लगभग वैरायटी के कवर कर चुके होंगे। पेरा ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, उसमें सीलियम का परसेंटेज दिया हुआ है 0.5%। कितना प्रतिशत है बेटा 0.5। तो एसी का परमाणु द्रव्यमान भी दिया है 78.4 AMU एटॉमिक मास
यूनिट दिया है। तो आपको बताना है कि एंजाइम का न्यूनतम आणविक द्रव्यमान जिसमें एक से अधिक हीलियम के परमाणु नहीं होते। बताओ, ये भी हिंट दे दी उसने कि न्यूनतम आणविक द्रव्यमान में क्या लॉजिक रहता है, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान में। हाँ, तो आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशतता के हिसाब से दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान। बताओ, चलो जो जो दिया है वो लिखते जाओ सीधे। तो अब तो ये 0 पॉइंट कितना है, 5%। फिर एक का द्रव्यमान, तो संख्या दे दी उसने कितनी, 1 गुणित ये हो गया बेटा 78.4 डिवाइडेड बाय न्यूनतम आणविक द्रव्यमान, तो आपको निकालना ही है ना, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान तो आपको क्या करना है बेटा, निकालना ही है। गुणा कर दो कितने, 100, बस खत्म हो गया खेल। इसको यहाँ ले आओ, ये हो गया आपके पास क्या बेटा, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान बराबर ये हो गया कितना, 78.4 डिवाइडेड बाय 0.5 गुणित कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। चलिए ये पॉइंट हटा दूं तो इधर भी क्या लगा दूं मैं, 0 लगा दूं। ये पॉइंट हमने हटाया और उधर क्या लगा दिया, 0 लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर ले, सॉल्व कर लो इसको। तो अगर मैं इसको 5 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये 5 वन सा, तो ये हो गया 5 टू सा 10, मतलब कितने से हो गया बेटा, 200 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, ये हो गया 78.4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया बेटा, 200, या एक पॉइंट खसका दो इधर, तो ये 0 हटा दो। तो इसको 20 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 टू सा 14 और 8 टू सा 16 के करीब, तो 15 पॉइंट, मतलब कितना आ जाएगा आपका बेटा, 15680 मोल। इतना जो है वो क्या होगा, इसके करीब आएगा। ये मोल नहीं होगा, द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो हम किस में निकलेगा बेटा, ये ग्राम में, ये मोल नहीं होंगे। ये किसकी बात कर रहा है, ये सब ग्राम की ही बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा क्या, कि द्रव्यमान प्रतिशतता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी वेराइटीज है, वो सभी हमने क्या करी आज, कवर की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।